वेलकम टू तसारिफ जीएस। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। स्टेट टॉपर। कौन सा टॉपर? स्टेट टॉपर, जिसको हम लोग अपने भाषा में बिहार के लोग बोलते हैं बिहार टॉपर। ये आप ये टॉपर कैसे बन सकते हैं, ये टॉप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि ये मैं कैसे बोल सकता हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, कैसे, चूँकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे ये बता सकता हूँ किसी को कि अब वो बिहार टॉपर कैसे बने। इसके पीछे कई महीनों नहीं, लगभग कई सालों की घोर रिसर्च है। क्या रिसर्च? जब से मैंने सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और प्लीज़ आप किसी भी ऐसे वीडियो पर अगर क्लिक करते हैं जो ये बोलते हैं आपको स्टेट टॉप कैसे करना है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करी है। पिछले कई सालों के बिहार टॉपर के नाम उनको पता है, उनके नंबर पता है, तब जाके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहें, आप विश्वास करें। मैं पूरी गारंटी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा, मतलब कोई ये तो नहीं दावा कर सकता ये वीडियो को देख लो आप बिहार टॉप बनेंगे, बट आपके अंदर पूरा उसके चारों ओर का एक जो बैकग्राउंड है कि क्या क्या लगता है, क्या होता है, नहीं होता है, एवरी नॉलेज से आप जितनी रिसर्च मैंने की वो सब आपको इस 5 मिनट के वीडियो में दे देंगे। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड। पहले हम लोग बात करते हैं आप किस क्लास में हैं। 2 बोर्ड एग्जाम होते हैं आपकी पूरी लाइफ में, 10th एंड 12th, राइट। 12th क्लास का जो आंकड़ा है, कंपटीशन है, वो बहुत, अभी इस बार पता है कौन टॉप किया था 2024 में? सिवान जिला के मृत्युंजय कुमार। और इनका जिला कौन था? सिवान। और इनका नंबर आया था 481 आई थिंक, क्योंकि मैं 12 पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करता हूँ, 10 में नो प्रॉब्लम। 2023 में टॉप की थी आयुषी नंदन। कौन? आयुषी नंदन। आई थिंक इसका जिला मुझे याद नहीं, बट इसका जो नंबर आया था वो 478 प्लस शायद से था। बट ये जो इंटर का आंकड़ा है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बढ़ते रहता है। ये किसी साल कोई बच्चा लाया 470 में टॉप किया, तो किसी साल 473 हो जाएगा, तो किसी साल 469 हो जाएगा, तो किसी साल 481, तो किसी 474 फिर से। यानी इसका जो ग्राफ है वो बढ़ते घटते रहता है। और सबसे बड़ी बात, 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, जो 10th को क्रॉस कर चुके होते हैं, वो अपने कैरियर पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू बोर्ड। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम बचता है टॉपर बनने का। तो ये जो है 12th में टॉप करना वो इजी है किसके कंपेयर में? 10 में। बट 10 में जो कंपटीशन रहता है वो बहुत अधिक रहता है। सारे बच्चे का पहला बोर्ड रहता है, सबका गोल रहता है बोर्ड को फाड़ना है। और लगभग यहाँ पर 17 लाख बच्चे के लगभग एक बार में एग्जाम देते हैं। और कंपटीशन एक्सट्रीम हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन। और यही कारण है कि पूरे बिहार बोर्ड का पिछले 5 सालों का इतिहास रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ नंबर बढ़ता है, किसी साल का नंबर घटता नहीं है 12 की तरह। अब देखिए, सबसे पहले ये टॉपर वाला स्टार्ट कब हुआ था? तो टॉपर बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीच में एक टॉप करी थी 12th में, रूबी रॉय। और ये इसके बाद से टॉपर में बहुत कड़ाकी हो गई, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा टॉपर घोटाला, एक टॉप पूरे बिहार स्टेट में कर गया था। ये बिहार का सबसे शर्मनाक घोटाला था बिहार टॉपर का। और उसके बाद बिहार बोर्ड हर टॉपर का बुला के स्पेशल इंटरव्यू लेता है। उस साल बिहार बोर्ड की पूरे देश में बेइज्जती हुई थी, जिस कारण अब टॉपर के लिए किसी भी प्रकार का रिश्वत देने का आप किसी दूर तक सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। पूरी तरीके से फेयर कंपटीशन हो चुका है बिहार बोर्ड। कौन सा कंपटीशन? फेयर कंपटीशन। तो सबसे पहले इतने स्टूडेंट हैं, और सबसे पहले हम लोग एक बार टॉपर का सूची देख लेते हैं। टॉपर का सूची 2020, साल 2020 बिहार बोर्ड में पूरे बिहार राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया हिमांशु ने। और इसके नंबर पता है कितने आए थे? इसने पूरे बिहार में टॉप किया 481 नंबर के साथ, 481 मार्क्स के साथ। उसके बाद 2021 में एक लड़की टॉप करी, पूजा शायद से नाम था, इसका मार्क्स आया 484, कितना? 484। तो 22 में हमारे जो टॉपर बने थी बिहार बोर्ड की, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी, रामायणी रॉय। अगेन एक लड़की,
रामायणी रॉय, रामायणी, और इसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर लाया 487। उसके बाद आता है साल 2023, जब से मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। उस वक्त का टॉपर था रुमान अशरफ, और ये मेरा इंस्पिरेशन भी है। और इसका मार्क्स आया 489, और सबको उम्मीद थी कि 24 में फिर से मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन घटा नहीं, बराबर आया लेकिन घटा भी नहीं। तो 24 में टॉप किया शिवांकर ने। किसने? शिवांकर ने। मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर, और ये मेरे बगल के ज़िला पूर्णिया का है, पूर्णिया का। और ये टॉप किया 489 नंबर लाकर, 489, यानी इसके बराबर। अब आपको चैलेंज है 2025 का। देखिए, एक सबसे पहले आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। 2020 में 81, 21 में 84, 22 में 87, 23 में 89, 24 में फिर 89, यानी इतना हार्ड कंपटीशन है कि आधा एक नंबर भी घटने नहीं पा रहा है। और 25 में अगर पूरे बिहार राज्य में अगर कोई प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है तो उसको ये अनिवार्य है कि 490 प्लस लाए। इसके बिना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब चूंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि 489 और 489 एक कोइंसिडेंस हुआ है कि पहली बार 10वीं के इतिहास में बराबर नंबर आया है। तो इस बार सबके मन में ये चैलेंज है कि रिकॉर्ड तोड़ना है और 89 से एक नंबर बस ज़्यादा लाना है, 90। और जिसने भी 90 प्लस कर दिया, निश्चित है 2025 का बिहार टॉपर वही बनेगा। अब कैसे बनते हैं ये सब तो पता चल जाएगा अभी हवा हवा में। सबके अंदर पूरे शरीर में जोश आ गया होगा, टॉपर तो हम ही बनेंगे। लेकिन इतना तो आसान नहीं है, बहुत टफ है यहाँ पर कंपटीशन। ये रुमान कहाँ का था रे? शेखपुरा, शेखपुरा। मेरे एक सर थे रंजन कुमार, उनका घर से कुछ 5 किलोमीटर दूर था, जमुई के साइड में पड़ता है ना शेखपुरा, वही का था। और अब की तो भागलपुर के बगले का है, पूर्णिया का शिवांकर। तो ये हमने देख लिया लिस्ट। अब हमने आपको शुरू में ही कंपटीशन का डर बैठा दिया, मन में दहला दिया। अब आपको अब बताते हैं कि बिहार टॉपर कैसे बना जाता है। ओके, जरूरी है। तो क्लास 10 के एग्जाम को बोला जाता है माध्यमिक विद्यालय, वार्षिक माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा, एनुअल सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। और इसमें क्या क्वेश्चन 9 क्लास से पूछता है? बिल्कुल नहीं, ओनली क्लास 10 का क्वेश्चन पूछता है। जो भी टीचर या जो भी बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर के मुँह से मैंने सुना है कि 9 का क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में, लेकिन इतिहास गवाह है ना तो मेरे 10 साल के जितना भी मैंने क्वेश्चन बैंक खंगाला कहीं पर कोई क्वेश्चन था, और ना ही आज तक मुझे बहुत सारे क्वालिटी वाले टीचर मिले हैं। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 150 में से 110 नंबर प्लस वाले टीचर मिले हैं, जो कि टॉपर की श्रेणी होती है। उसमें से किसी टीचर ने भी ये नहीं कहा है कि 9 का पूछता है। यानी आप ये फिक्स कर ले कि क्वेश्चन 100%, 100% पूरी क्लास 10 से आपका आएगा। अब जब क्लास 10 से आएगा तो क्लास 10 का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो सिलेबस में आपका रहने वाला है सब्जेक्ट। पहले जानिए, सब्जेक्ट रहता है मैथ, साइंस, SST और हिंदी, या जिसका हिंदी नहीं है उसका उर्दू है, और दूसरा संस्कृत, और जिसका संस्कृत नहीं है उसका नॉन हिंदी है, और एक इंग्लिश। तो देखिए, मैथ रहता है 100 मार्क्स, पूरा 100, लेकिन साइंस रहता है 80 मार्क्स का 20 नंबर प्रैक्टिकल, SST रहता है 80 का 20 प्रैक्टिकल, हिंदी या उर्दू पूरा 100 का रहता है, नॉन हिंदी या संस्कृत भी पूरे 100 का रहता है। ये पूरे मिला के पड़ता है 500 नंबर का एग्जाम होता है। यही आपका मेन मेरिट लिस्ट है। इंग्लिश को एक अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट तो रखा गया है, बट इसका नंबर आपके मेन मेरिट लिस्ट में जुड़ता नहीं है। ये 100 नंबर का होता है, बट ये साइड में रहता है, साइड, सिर्फ आपको इसको पास करना पड़ता है, ठीक ना। ये है आपका सब्जेक्ट। अब मैं लिख तो नहीं सकता, बट हम इन सभी में कौन कौन से चैप्टर है, सिलेबस, नो योर सिलेबस। मेन चीज़ क्या है? सिलेबस। सिलेबस एक बार मैं 5 मिनट में अपने मुंह से बता देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। मैथ में जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, 5वां समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज, 7वां निर्देशांक ज्यामिति, 8वां त्रिकोणमिति का परिचय, 9वां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक, 10वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर एक चैप्टर है वृत्त, फिर है रचना, फिर है सांख्यिकी। कुल मिला के आपके पूरे मैथ में होते हैं 15 चैप्टर। कितने चैप्टर? 15। इस 15 में से सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है? तो चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति से आता है।
मैथ को शुरू करने की क्या स्ट्रेटेजी है कि सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बताता हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए बहुपद। कौन सा? बहुपद, क्योंकि आपका बीजगणित सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले आप पढ़े बहुपद, उसके जस्ट बाद आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसको छोड़ के तुरंत आप पढ़े द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जस्ट बाद आप पढ़ लें दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद आपको दौड़ते हुए आना है त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति पढ़ने के जस्ट बाद आपको उछल के चले जाना है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के बाद लगे हाथ आपको पढ़ लेना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बाद आपको फिर जाना है दौड़ते हुए त्रिकोणमिति के पास, और इस बार ऊंचाई दूरी खत्म करते हुए लगे हाथ प्रायिकता खींच लेना है। प्रायिकता और सांख्यिकी जुड़वा बहन है, तो जैसे ही प्रायिकता हो जाए उसके जस्ट बाद आप सांख्यिकी कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपका दो सबसे बड़ा चैप्टर मेन बचेगा, त्रिभुज, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी पूरा का पूरा क्षेत्रमिति, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन भी उसी में, यानी त्रिभुज, क्षेत्रमिति और रचना। इन तीन बड़े बड़े चैप्टर में सबसे पहले तो क्षेत्रमिति को खोल के कंप्लीट करें, और लास्ट में बैठ के त्रिभुज और रचना बनाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आपका पूरा मैथ का स्ट्रेटेजी कुल मिला के ये था। इसलिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत फ़ायदा है। मैंने जितना स्ट्रेटेजी बताया, अगर आप इस तरीके से कोई पढ़ लेगा मैथ तो 100% उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बताइए डायरेक्ट पढ़े त्रिकोणमिति और इसमें कोई सवाल आ जाए जिसमें विलोपन विधि से हल करना हो, अब बेचारा वो पढ़ा ही नहीं है तो कैसे? कोई कुछ पढ़ रहा है भाई, कोई हम लोग डायरेक्ट यहाँ अपना अलग ही लेवल चलता है। तो ऐसा पढ़े कि हर चैप्टर एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड होते हुए आगे बढ़े। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया उसको फॉलो करें, निश्चित 200% आपका मैथ में बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा। लगेगा हर चैप्टर में आप कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मैंने निर्देशांक ज्यामिति बताना भूल गया। समांतर श्रेणी के साथ ही आपको निर्देशांक ज्यामिति भी कंप्लीट कर लेना। मैथ की बात हुई, अब बात करते हैं साइंस में। अकॉर्डिंग टू NCERT साइंस में, एक सेकंड, 6 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री और भारतीय भवन में 8 दिया है, बट किससे बात करते हैं? चलिए भारतीय भवन के हिसाब से ले लें तो 20 चैप्टर है, और NCERT के हिसाब से लगभग 16 या 18 चैप्टर है, बट मैं सबका नाम मुझे पक्का याद है। तो भारतीय भवन के हिसाब से चलते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डील में है। तो फिजिक्स में जो स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स का सिलेबस, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र यानी वर्ग, विक्षेपण, प्रकीर्णन वगैरह सब एक चैप्टर में है। चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा है ऊर्जा। फिजिक्स में छठा शायद से चैप्टर है ऊर्जा एवं इनके स्रोत। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल, भस्म तथा लवण, तीसरा धातु अधातु, चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड लास्ट चैप्टर है छठा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और फिर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है पूरा का पूरा NCERT में जैव प्रक्रम को एक कर दिया है। भारतीय भवन में जैव प्रक्रम को तोड़ दिया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। उसके बाद हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं। फिर प्रजनन है, और उसके बाद अनुवांशिकी तथा जैविक विकास है, और लास्ट में हमें हमारा पर्यावरण पढ़ना है। तो ये था हमारा साइंस का सिलेबस। SST के सिलेबस की बात की जाए, SST में हमारे कुल मिला के 5 विषय से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, और लास्ट छोटा सा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का लगभग, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हिस्ट्री की बात की जाए सिलेबस की, तो हिस्ट्री में 8 चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। राजनीति शास्त्र की बात की जाए यानी पॉलिटी में जो चैप्टर है वो पहला है सत्ता की साझेदारी, दूसरा सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, तीसरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता, चौथा लोकतंत्र की उपलब्धि, और पांचवा लोकतंत्र की चुनौती। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र। इसमें टोटल 7 चैप्टर। तो पहला है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, दूसरा है राष्ट्र एवं राज्य की आय, तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख, और चौथा है हमारी वित्तीय संस्थाएं, व्यापार एवं भूमंडलीकरण,
रोजगार एवं सेवाएं, वैश्वीकरण और एक चैप्टर उपभोक्ता जागरण, ये चैप्टर है इकोनॉमी में, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी भूगोल की। ज्योग्राफी में बहुत सारे चैप्टर हैं, यानी ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन एक बुक में है, लेकिन हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर में 5 यूनिट है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना। उसके बाद जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, 5 यूनिट है। कृषि दूसरा चैप्टर है कृषि। तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। चौथा चैप्टर है परिवहन संचार एवं व्यापार। 5वां चैप्टर है बिहार राज्य। बिहार में फिर से हम लोग को सारा चीज़ पढ़ना है, बिहार का संसाधन। बिहार के संसाधन में ये सेम पढ़ना है, मतलब बिहार का जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ठीक ना। उसके बाद लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का मानचित्र अध्ययन। इसमें हम लोगों को वर्ल्ड मैप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मानचित्र बनाने के लिए जो मापक इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। इसका जो सिलेबस है आपदा प्रबंधन का वो कुछ नहीं है, बस मान लिए एक आपका चैप्टर है आपदा प्रबंधन। इसी में घुसा दिए सड़क, बर्फ, बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक, ये मानवकृत आग, ये वो सब एक ही आपको 2-4 घंटे में पूरा ये आपदा खत्म करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। हर साल मुश्किल से 5 से 6 नंबर पूछता है, 4 नंबर तो फिक्स रहता है और 2-3 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, यही 6-7 हुआ। तो ये हो गया, ये था आपका सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। वीडियो जितनी भी लेंदी हो जाए, आपको हर तरफ से पूरी तरीके से इस बात को लेकर स्ट्रांग रहना है कि कोई आपको यूं ही हवा में नहीं करके जाए बिहार टॉपर कैसे बनना है। पूरी तरीके से आपको कंसिस्टेंट से यहाँ पर जानना पड़ेगा, पूरा सिलेबस, पैटर्न, एवरीथिंग, पूरा वीडियो वॉच करें। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न कुल मिला के ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले तो बता दिया कि 100 नंबर का होता है हिंदी, संस्कृत या उर्दू न हिंदी या मैथ, और साइड से तो इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं है 10th तक। उसके बाद पता चल जाता है सबको ऑटोमेटिक इंग्लिश की पावर। और बाकी साइंस SST में 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका जो सब्जेक्ट पूरा 100 नंबर का थ्योरी देता है उसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, और पूछता है आपका 100 ऑब्जेक्टिव। पूछता है कितना? 100। बनाना रहता है 50, यानी आधा अधिक आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है। और जो सब्जेक्ट 80 नंबर का रहता है, यानी प्रैक्टिस, साइंस और SST, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहता है, बनाना होता है, सॉरी, इसमें रहता है आपका 80 ऑब्जेक्टिव, बनाना होता है 40 और नंबर मिलता है 40। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का पैटर्न हर सब्जेक्ट में थोड़ा अलग है। तो मैं बात करता हूँ मैथ में। सबसे पहले सब्जेक्टिव के कितने पार्ट हैं? सब्जेक्टिव 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। कितना? लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैथ की अगर बात की जाए तो दिया रहता है 30, बनाना होता है 15। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल गया, तो शॉर्ट से आपके मैथ में 30 नंबर रहेगा। कितना नंबर? 30 नंबर। और मैथ में अगर लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात की जाए तो मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता है आपका 8, बनाना रहता है 4, और प्रत्येक के मिलते हैं 5 अंक, यानी 20 मार्क्स आपका इससे आ गया। साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो साइंस SST का अलग सिस्टम है। जियोग्राफी और हिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 6, बनाना होता है 3, और बाकी सब्जेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 4, बनाना होता है 2, और लॉन्ग क्वेश्चन सबसे 1-1 बनाना होता है। साइंस में भी क्या है कि फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसका 6 नंबर मिलता है फिजिक्स का, और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 5-5 नंबर मिलता है दोनों का, ठीक ना। ये साइंस का पैटर्न है। तो कुल मिला के एग्जाम पैटर्न भी हलवा की तरह उड़ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बड़ी चीज़ है टॉपर कैसे बने, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ेंगे, कुछ नहीं। देखिए दिन में कितने घंटे? 24, 8 यही बताएंगे? नहीं, 8 घंटा आपको करना है स्टडी। भाई साहब 8 घंटा सही से तो 10 घंटा चला जाता है हमारा कोचिंग और स्कूले में, अब पढ़े क्या? यही तो लफड़ा है। 8 घंटा तो स्लीप नींद लेवे करेंगे, चाहे जो हो जाए। अब ये जो 8 घंटा हमने दिया था मस्ती का, इसको पकड़ के 4 टुकड़े में तोड़ दिए और बोलिए कि अगर टॉपर बनना है तो इसको कटम कुटी करो, और इससे समय बचा के 3 से 4 घंटा आपको यहाँ घुसेड़ देना है सेल्फ स्टडी में, और बचा हुआ 3 घंटा आपको खाना पीना, दौड़ धूप वगैरह जो करना है कर लिए। बड़ा आसान दिनचर्या है, कहाँ कुछ भारी है जीवन में।
हर टॉपर बनने के लिए तैयारी के लिए देखिए कितना कम समय मिलता है। अभी मान लीजिए जून आ चुका है, जून से आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को तो हटाइए दिए, कुल मिला के आपके पास 6 मंथ बचे हैं अच्छे से पढ़ने को। रिवीजन कब करोगे भाई? 6 मंथ भी नहीं बचे हैं टॉपर विद्यार्थी के लिए। तो आपको एटलीस्ट ये कोशिश करें कि कम से कम, आपका बताइए स्कूल कितना घंटा जाता है? 6 से, अच्छा स्कूल 6 घंटा का होता है, आते जाते घूमते फिरते स्कूल में लग जाता है आपका 7 घंटा। कोचिंग होता है आपका वही 2-2.5 घंटे का, आते जाते आपका 3 घंटा लगता है। 10 घंटा कोचिंग और स्कूल मिला के चला गया। 24 घंटे में से 8 घंटा आपका चला गया नींद सोने में। क्योंकि मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, 8 घंटे अगर नींद नहीं सोएंगे ज़िंदगी बेकार है। कम से कम तो 7 घंटे तो मिनिमम आपको सोना ही चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कुल मिला के आप 8 घंटे मानते हैं तो 18 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। अब बचे 5 घंटे। ये 5 घंटे हर एवरेज विद्यार्थी फ़ोन तो सबसे ज़्यादा तो हम बहुत खतरनाक लेवल पर चलाते हैं, क्या ही बताएं। ज़्यादातर विद्यार्थी इधर उधर मस्ती, खेल कूद, फ़ोन सब मिला के इसमें सोचता है अरे 5 घंटा तो ज़िंदगी मिला, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इस 5 घंटे को काट छाँट के इससे 3 से 4 घंटा में पढ़ लेता है ना सेल्फ स्टडी, निश्चित है कि उसका 95 तो ज़्यादा हो गया, 92% तो कंफर्म आ जाएगा मार्क्स। 460 प्लस आ जाएगा उसका यार आराम से, क्योंकि वो इतना बेचारा अपना कष्ट दे रहा है तो आ ही जाना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है लैंग्वेज। मैं अपना क्या बताऊँ, सबका यही हाल है कि हर बच्चा फोकस करता है मैथ, साइंस, SST में। मैंने बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट देखा है, मैथ, साइंस, SST में उनका बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस था तो नंबर उनका आया 70 प्लस या 80 प्लस, मुश्किल से किसी का 85 प्लस, ठीक, किसी का गलती से आ गया 90 नंबर। और सब कोई इसी चिंता में रहता है अरे यार मेरा हिंदी संस्कृत बहुत ख़राब है, मेरा उर्दू न हिंदी बहुत ख़राब है, मेरा दिमाग ख़राब है, इसमें क्या होगा। और मैंने लगभग 2-3 साल से ऐसा रिजल्ट देखा है, जो ये बोलता है यानी सब बच्चे का यही हाल है, बोधा, बेवकूफ़, पागल, सबका इसमें साला 80 प्लस निश्चित आ जाता है। कोई तो हदे है 94 आ रहा है, 93 आ रहा है, 90 आ रहा है, जबकि बकलोल है उर्दू हिंदी में, संस्कृत में। तो यानी कहने का मतलब जब आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पर फोकस नहीं भी करते हैं तो 80 प्लस आ रहा है, तो सोचिए अगर आप मैथ को देते हैं 10 में से मैथ, साइंस, SST को 8 और उर्दू हिंदी को आप 1 दे रहे हैं, तब भी आपका 90 प्लस आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है। तो अगर गलती से आप लोग उर्दू हिंदी संस्कृत को 2 से 3 का परसेंट है ना, 3 से 5%, 10 की बात कर रहा हूँ, यानी 100 में अगर मैं बात करूँ तो 20% भी अगर आप लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे देते हैं तो 95% प्लस लैंग्वेज सब्जेक्ट और आपके पूरे रिजल्ट को आबाद करने में सबसे मेन रोल होता है लैंग्वेज का, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का। अगर आप इस पर थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आप निश्चित ही 95 के रिजल्ट को फाड़ दीजिएगा। यानी जितना आप मेहनत इससे कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट इस बेचारे को भी दो। ये तो ऐसे मतलब ऑफर दे रहा है कि आओ प्रसाद लो नंबर, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन या तो हाइब्रिड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो महंगा कोर्स 4000 का, 3500 का परचेज करके रखे होंगे ऑनलाइन और पढ़ना लिखना उनका होगा खाक। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जाते होंगे 10,000 5,000 का कोर्स खरीद के अपने ऑफलाइन कोचिंग चल के सब करके, और वहाँ मार डर से क्या करते होंगे, गलती से थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो होंगे एक्चुअल में इंटेलिजेंट, जो एक्चुअल में अपने सिलेबस के प्रति, अपने बोर्ड के प्रति सिंसियर होंगे। उनको जहाँ से ज्ञान मिलेगा वो ऑफलाइन में देखे सिलेबस लेट हो रहा है, पढ़ ऑनलाइन से सिलेबस कर लिए। यानी मेरे इशारों भावनाओं में समझे, जो लोग हाइब्रिड तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, वो वास्तव में ब्रिलियंट हैं, तभी तो उनके पास दोनों करने को टाइम है, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी भी ऑफलाइन या किसी भी ऑनलाइन
किसी भी ऑफलाइन कोचिंग पर अंधा विश्वास, आंख बंद करके किसी भी शिक्षक पर विश्वास ना करें। याद रहे, किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट कोई टीचर कभी नहीं बना सकता। उसका खुद का सिंसियर, उसका खुद का सिलेबस के प्रति सिंसियर होना ये तय करता है उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ते हैं तो और ऑफलाइन से पढ़ते हैं तो ऑनलाइन से पढ़ते हैं तो आपके पास इतना बेनिफिट है, जब चाहें आप जितना चाहें सिलेबस को क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर वो मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। और ऑफलाइन में क्या है, आराम से सिलेबस आपका धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में कवर होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डिटेल में सिलेबस को पढ़ें और ऑनलाइन में आकर उसको अपने सिलेबस को, जहाँ लगे कि ऑफलाइन में लेट हो रहा है, ऑनलाइन से आप पूरा एडवांस हो जाएं सिलेबस को। यानी बहुत स्मार्ट तरीके से आपकी तैयारी होगी। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन करना सीख लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो तैयार हो जाइए 25 में टॉपर बनने वालों। एक आप देख सकते हैं आंकड़ा हर साल बढ़ता है, 481, 484, 487, 489 और 24 में भी 489। ये पिछले 5 सालों का आंकड़ा है। और अगर आपको 2025 में करना है तो ये मान लीजिए कि जब तक आपका नंबर 490 से अधिक नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब एक बता भी देते कैसे आप इस तक पहुंच सकते हैं। मैथ में आपको टारगेट, ये है टारगेट और ये होगा आपका स्कोर। टारगेट रखना है आपको 100 का और ये सोच लेना है कि नंबर तो 21 आएगा, गलती से 99 आ गया तो ठीक है, नहीं तो किसी भी हालत में 100 तो 100। बच्चे को साइंस अच्छा लगता है नहीं लगता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है साइंस। तो ये एकदम घोर तपस्या मैंने किया है, साइंस में 100 पढ़ना है, किसी भी हाल में, किसी भी हालत में 100 आना चाहिए। SST बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, लेकिन जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, जो लोग एज ए कॉम्पिटिटर अभी से खुद को पहचानने लगे हैं UPSC के लिए, उनको पता होगा पावर ऑफ सोशल, पावर ऑफ हिस्ट्री। तो आपको ये टारगेट मान के चलना है कि SST में अगर आपने 100 ला दिया तो आप खुद को UPSC के लिए रेडी मान लें, यानी 100 नहीं चूकना चाहिए। मैंने ऐसा सोचा है, आ जाए 98, 99 तो तब भी ठीक ही है, लेकिन 95 से, ये 98 से नीचे नहीं जाए। बात करते हैं उर्दू या संस्कृत, उर्दू या हिंदी और संस्कृत या नॉन हिंदी। देखिए संस्कृत या नॉन हिंदी जो है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें जरा सा आप फोकस कर लेंगे तो आपका 99 प्लस आ जाएगा। फिर भी बहुत कम बच्चा, लगभग आप इसमें मान लें कि 95 तो आपका आ ही रहा है। उर्दू या हिंदी थोड़ा सा टफ होता है, बट थोड़ा सा मेहनत करने पे इस पे भी आपका 95 प्लस आ जाएगा। तो अब एक सिंपल सा चीज़ देते हैं। मान लिए आपके रिजल्ट का दिन आ चुका है, रिजल्ट का शुभ दिन आ चुका है। मैथ में आपने कर दिया 100, साइंस 100 फोड़ा, SST 99 फोड़ दिया, ओह 1 नंबर कम, कोई बात नहीं। आपका हिंदी या उर्दू में आ गया गलती से 96 नंबर के लगभग, चलो 95 तो पार हुआ। और नॉन हिंदी वगैरह में आपका आ गया 97 या 98, 97 आ गया। ये एकदम रियल, इमेजिन करो आपका रिजल्ट का दिन है। 0 जल्दी से, 7 6 13, 13 7 20 तो 22 के 2, हाथ मेरा 1 1 1 2 1 3 3 9 3, क्या रे, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 100 100 200 100 300 400 500। इसमें 500 में इसमें कम कितना है, 3 नंबर, इसमें 4 नंबर, इसमें 1 नंबर, 4 1 5 3 8 नंबर कम है, यानी आपका रिजल्ट आ चुका है 492 नंबर। ओह माय गॉड, 492 नंबर आपने लाया। और इमेजिन करो रिजल्ट का दिन है, अब टॉपर वेरिफिकेशन में भी बुलाए गए, बहुत खुश हैं, टॉप तो हम ही करेंगे। कुछ नंबर के कारण आपकी रैंक जो है टॉप 5 में तो रहेगी, बट वो लेवल नहीं हो पाएगा जो टॉप 1 का होता है। यानी आप ये सोचें कि 17 लाख बच्चे में आप 1 मिनट भी मेहनत करने से अगर डरते हैं तो आपका 10 लाख बच्चा आपसे आगे बढ़ रहा है। 1 मिनट अगर आप रुक जाते हैं मेहनत करने से तो 1 लाख बच्चा आपसे आगे हो रहा है। इस लेवल का कंपटीशन यहाँ पर 10th में रहता है। यानी आपको किसी भी कीमत पे आपका गोल होना चाहिए 9। इस बार अभी तक का जो रिकॉर्ड है बिहार बोर्ड का 97% से ज़्यादा लाया है बच्चों ने। इस बार हर हाल में हमें 98 या 99% का नंबर लाकर बिहार में एक नया रिकॉर्ड बनाना है। आप सभी अपने मेहनत को जारी रखें।
और मैं भी चूँकि एक कक्षा 10वीं का 2025 का स्टूडेंट हूँ, तो हमें भी वीडियो बनाने का बहुत कम समय मिल पाता है ड्यू टू बिकॉज स्कूल में 75% कंपलसरी अटेंडेंस का नियम लागू है। स्कूल कोचिंग सब में बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ जाता है, सेल्फ स्टडी का कम टाइम मिलता है। फिर भी सभी लोग अपने स्तर पर मेहनत करें और 2025 में बिहार में एक नए रिकॉर्ड के लिए रेडी रहें। थैंक यू।